अपना शुरू करने वाले हैं 8th लेक्चर। तो इस 8वें लेक्चर की शुरुआत हम लोग एक न्यूमेरिकल के साथ करेंगे और वहां से कुछ एक रिजल्ट निकालेंगे हम लोग, जिसको हम लोग जनरलाइज कर लेंगे आगे के लिए। देन वी विल गो टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टिकल नेचर को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको याद होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज द, बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है, व्हाट इज द एनर्जी associated with a wave having wavelength 124 नैनोमीटर। तो आपको पता है नैनोमीटर क्या होता है और कैसे होता है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और अगर क्वेश्चन के आगे में लिख दे इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो और मजा आ जाएगा क्वेश्चन में, अच्छा लगेगा आपको जान करके। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन जब आप करते हैं तो फॉर्मूला बहुत आसान है। आपको याद होगा E बराबर hc/λ, जिसको h न्यू कहते हैं या hc/λ कहते हैं। एक ही फोटोन का व्हाट इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ फोटोन कर दीजिए इसको। दिस इज वेव नहीं है, दिस इज फोटोन। इन फोटॉन्स से कंस्टिट्यूट होने वाला वेव का वेवलेंथ आपको दिया हुआ है। एक फोटोन के साथ एनर्जी एसोसिएट होती है E बराबर एच न्यू। आपने कहा ठीक है, जनरलाइज फॉर्म आपको पता है, E इक्वल टू एन एच न्यू लगाते हैं। तो उसको हम hc/λ लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चलिए n लगा ही लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि n इज इक्वल टू 1, एक फोटोन की बात हो रही है, तो 1 इंटू एच 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। 3 इंटू 10⁻8 होता है, नहीं +8 होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। एंड देन लैम्डा की वैल्यू 124 नैनोमीटर है, तो 10⁻9 मीटर। देखिए सारी जो चीजें हैं, सारा जो डेटा है, all the data is in SI units, hence the answer will be in joules। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो जब आप 6.626 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा फिर 8 और ये हो जाएगा 19.878 में भी, चलिए इतना ही होगा, इनटू 10⁻24 है और +8 है, मतलब 10⁻26 बचेगा। नीचे मैं लिख रहा हूँ 124 इंटू 10⁻9। आपने कहा बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप। आगे देखें, देखिए नीचे में 124 है, ऊपर में 19.8 है, तो इसको मैं 198.78 लिख लेता हूँ, इंटू 10⁻27 कर लेता हूँ। डेसिमल को एक आगे किया, इधर पावर को एक और आगे बढ़ा लिया। आपने कहा ठीक है, डिवाइडेड बाई 124 इंटू 10⁻9। 124 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 248 होगा, मतलब 1.5 1.6 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। हम कह देते हैं 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पर देखिए -18 जूल बचेगा, अगर आपको अच्छे से याद है तो। आपने कहा ठीक है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत ध्यान से हमको बताइएगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस से 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है, तो उसके ऊपर कितनी एनर्जी आती है? आप कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमने निकाला था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। आपने कहा ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से देखिए, हम लिख सकते हैं चूंकि 1.602 इंटू 10⁻19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है सर, इसलिए 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.602 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए 1.6 इंटू 10⁻18 जूल किसके बराबर होगा? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10⁻19 इंटू 1.602 इंटू 10⁻18। अब आप खुद बताइए हमको, ये ऊपर जाए 1.6 से 1.6 कटेगा, -19 ऊपर जाके +19 बनेगा, इसका मतलब जो एनर्जी आपको आ रही है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है सर, क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इंसिडेंटिंग फोटोन की जो एनर्जी है सर, उसी को वो आगे 2 भाग में बांटता था, अगर आपको याद हो कि टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज वन इज वर्क फंक्शन एंड अनदर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन हर बार इतना करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक इससे रेडीमेड फॉर्मूला आज बनाते हैं,
एंड वी विल मेमोराइज इट। तो आपने कहा सर बना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको चाहिए एनर्जी लेकिन पक्के से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो आप सीधा ऊपर में लिखेंगे 1240 डिवाइडेड बाय लेमडा इन नैनोमीटर, और आपको आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या सर हर बार? बिल्कुल हाँ, हर बार। फॉर्मूला को हमने कॉन्साइज कर लिया, हमने इसमें जितना भी मैथमेटिक्स लगाया उसको कॉन्साइज करके जो रख लिया है। यू कैन डायरेक्टली फाइंड द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब आप एनर्जी निकालोगे, जैसे यहाँ 124 नैनोमीटर था, तो इस फॉर्मूला में ये फिक्स है कि लेमडा आपको नैनोमीटर में ही रखना है, एंड यू विल गेट द आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप कुछ रेडीमेड फॉर्मूले भी याद रखें ताकि एग्जाम में समय बचा सके। जो गेम है वो समय बचाने का होता है पेपर में, बिकॉज वी आर अपियरिंग इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, अच्छी तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे, वो फॉर्मूला याद रखेंगे आप। आपने कहा ठीक, बढ़िया बात। एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ फोटोन और क्वांटम इज इक्वल टू एन एच न्यू। अगर एक ही फोटोन की बात है तो एन की वैल्यू 1 हो जाती है, 1 रखते हैं। आपने कहा सर ये सब बात तो बहुत बेसिक है, तो बेसिक में ही हम लोग को क्लैरिटी लानी है, इसी को फास्ट कैलकुलेशन में ढाल लेंगे तो आप आगे निकल जाएंगे बाकियों से। अच्छा सर आइए, बड़ा एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है, बहुत ध्यान से। ब्लैक बॉडी होती क्या है सर? ब्लैक बॉडी होती है एक कोई भी ऐसा हाइपोथेटिकल बॉडी, जैसा बॉडी रियल में हो नहीं सकता है। तो सर पढ़ा क्यों रहे हो? देखो यही तो है कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल बॉडी विच इज कैपेबल ऑफ एमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑल काइंड ऑफ वेवलेंथ्स। आपने कहा अच्छी बात है सर। शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। ये फिजिक्स में क्लास 12th में आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा, बट मैं सारा ही कुछ लगभग यही समझा दूंगा। जैसे सर मैंने बोला आपको हाइपोथेटिकल बॉडी, थ्योरेटिकल बॉडी, ऐसा बॉडी सच में नहीं होगा, कैपेबल ऑफ एमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब भी कर सके, एब्जॉर्बिंग ऑल काइंड्स ऑफ वेवलेंथ, ऑल काइंड्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ कर सकता है तो मैं इसको फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूं। आपने कहा अच्छी बात है सर। इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा छोटा छोटा चीज है। मैं ब्लैक बॉडी तो उसको कहूंगा जो एक हाइपोथेटिकल बॉडी, ऐसा कोई बॉडी संभव नहीं है कि हो। अब जरा ध्यान से सुनिए, कोई भी सॉलिड पार्टिकल है वो मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर भी मूव कर सकता है, और गैस की तो बात ही अलग है, उसका तो इतना ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि वो बंद करके रह ही नहीं सकता, मतलब वाइब्रेशन जो है इनफाइनाइट होता है। तो आपने कहा सर अगर कोई सॉलिड भी है तो मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन के बाद सर्टेन दूरी तक वाइब्रेट ऐसे ऐसे कर सकता है। अगर किसी बॉडी को ऐसा होना होगा कि सारे वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब या इमिट कर सके, जितने भी पॉसिबल वेवलेंथ है, तो आप सोच के देखिए कि ऐसे बॉडी का जो मीन पोजीशन से वाइब्रेशन है वो तो इनफाइनाइट होना चाहिए ना, वो तो किसी भी हद तक वाइब्रेट कर सकता है। जब बहुत ज्यादा एनर्जी वाला वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा तो ये वाइब्रेशन इनफाइनाइट तक जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब बहुत कम एनर्जी वाला करेगा तो बहुत कम। तो क्या ऐसा कोई बॉडी सच में पॉसिबल है सर? आंसर है नो। क्या ऐसी कोई बॉडी सच में पॉसिबल है जो सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले और सारे वेवलेंथ को इमिट कर दे? तो आंसर है नो, ऐसा कोई बॉडी संभव नहीं है। हाँ, थ्योरेटिकली या हाइपोथेटिकली हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा कोई बॉडी होगा। आपने कहा सर अच्छी बात है। एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा। द सेकेंड पॉइंट इज द ब्लैक बॉडी नीड नॉट बी ब्लैक ऑलवेज। एक ब्लैक बॉडी हमेशा ब्लैक हो ऐसा जरूरी नहीं है। किताबों में लिखा रहता है कि इस तरह का अगर कोई हम बॉडी लें और चारकोल या लैंप ब्लैक से बना हुआ, मान लीजिए ऐसा हम कोई बॉडी लेते हैं और इसके अंदर एक छोटा सा होल कर देते हैं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक होल, ऐसा होल, तो ये कहता है कि इसके थ्रू जो भी वेवलेंथ आप अंदर डालोगे ये अंदर तो जाएगी लेकिन बाहर कभी नहीं आएगी। और अंदर में मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से, ये आपके एनसीईआरटी में फोटो बना हुआ होगा, किधर से आई और यहाँ से फिर टकरा के रिफ्लेक्ट हुई,
फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से, और इस तरह जगह छेद था जहां से ये रे अंदर आई थी, तो ये कभी बाहर ही नहीं जा पाएगी। तो इस तरह से एक नोशन दिया गया कि सर अगर हम कोई ऐसा बॉडी की बात करें, जैसे लेड का ले लो या चारकोल का ले लो, लैंप ब्लैक का कोई ऐसा बॉडी ले लो जहां पे एक छोटा सा ओरिफिस हो, छोटा सा छेद हो, उसमें से अगर कोई वेव एंटर करेगा, वेवलेंथ एंटर करेगा तो कभी लौटेगा नहीं, तो दे कैन बिहेव नियरली एज ब्लैक बॉडी, है ना। ठीक है, हम यहाँ पे लिख चुके हैं द ब्लैक बॉडी नीड नॉट बी ब्लैक ऑलवेज। ये जरूरी नहीं है कि एक ब्लैक बॉडी ब्लैक ही दिखे। ब्लैक बॉडी एक नोशन है, एक नाम है, कॉन्सेप्ट है, जो हमको ये बताता है कि ऐसी कोई बॉडी होगी जो सारे ही वेवलेंथ एमिट कर सके और सारा ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सके। आपने कहा अच्छी बात, सुंदर बात। जैसे जितने भी स्टार्स हैं, आपने कहा कि सर और थोड़ा डीप में ले चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल स्टार्स, तो स्टार्स आर पार्शियल ब्लैक बॉडीज। जैसे हमारा सन है, वो सारा वेवलेंथ एमिट करता है ऑलमोस्ट। सर विविग्योर आपको दिखता है, तो विविग्योर जब हमको दिखता है तो हम कॉन्सेप्चुअलाइज कर ही लेते हैं कि इससे आगे और इससे पीछे, याद करो अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज, इन दोनों के बीच में विजुअल रीजन आता है। तो कुछ फार इंफ्रारेड रीजन के भी वेवलेंथ निकाल रहा होगा सन, और अल्ट्रावायलेट तो निकालता ही है, ये तो हमको पता है कि सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। तो सन इज अ पार्शियल ब्लैक बॉडी विच इज कैपेबल ऑफ एमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑल काइंड ऑफ वेवलेंथ। सर ये हमें क्या जरूरत है क्या यहाँ पे ब्लैक बॉडी के बारे में? नहीं। एक और फिजिक्स में सर आपको पढ़ाएंगे फेरीज ब्लैक बॉडी, कि हम चाहें तो किसी भी बॉडी को ब्लैक बॉडी के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, लेकिन अगेन दैट ब्लैक बॉडी विल नेवर बी एन एब्सोल्यूट ब्लैक बॉडी, इट कैन बी अ पार्शियल ब्लैक बॉडी। हो सकता है बहुत सारे वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर ले। ये एब्जॉर्प्शन तो हम लोग भी करते हैं ना। मान लीजिए कि ये ब्लैक बोर्ड हमको व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब है कि प्रकाश का अन्य जितना भी वेवलेंथ है ये सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ व्हाइट कलर को एमिट कर रहा है जो हमारे आंखों तक पहुंच रही है, इसलिए व्हाइट दिख रहा है। अगर ये काला दिखता मतलब सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता, सिर्फ ब्लैक को हमारे आंख तक भेजता। तो आपने कहा ठीक बात है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या था, हम फिर से याद दिलाएं आपको, एस्टेब्लिश करना। हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे थे एस्टेब्लिशिंग द पार्टिकल नेचर, establishing the particle nature of an electromagnetic wave। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर पार्टिकल नेचर होता है, दैट वी वांट टू एस्टेब्लिश। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल, हम लोग तो यहीं से चले थे। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि हम किसी को भी, जैसे मान लीजिए कि आयरन को हमने हीट करना शुरू किया, आपके एनसीईआरटी में है, वो कलर गलत दिया हुआ है पैटर्न, बट एनटीए कहता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कि एनसीईआरटी में जो लिखा है गलत है तो आप गलत टिक करके आइए, हम सही मार्क्स देंगे उस पर, ठीक है। तो आप आयरन को जब हीट करेंगे तो पहले आयरन किस कलर का होगा? डल रेड होगा। आपने देखा होगा लोहारों की दुकान पे कभी वेल्डिंग करते हुए कहीं भी, डल रेड के बाद वो क्या हो जाएगा? डीप रेड, और ज्यादा रेड हॉट टेम्परेचर बोलते हैं उस पर, वो डीप रेड हो जाता है 700 केल्विन के आसपास। उससे ज्यादा अगर आपने हीट किया देन इट विल टर्न व्हाइट, एकदम पानी जैसा बहने लगेगा लोहा पिघल करके, और देन इट विल टर्न ब्लूइश। खुद ध्यान दे करके मुझे बताइए, आयरन तो अब क्या यहाँ आयरन को ब्लैक बॉडी आप कहना शुरू कर दोगे? नहीं। ध्यान रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉडी एंड हॉट बॉडी, देयर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो हम लोग यहाँ जो नोशन लगा रहे हैं दैट इज अ नोशन ऑफ हॉट बॉडी। हॉट बॉडी का क्या है कि कम से कम फिक्स तो है ना भाई, कि रेड से लेकर के ब्लू तक आप जा सकते हैं। मतलब आप देखिए विबग्योर में तो आप रेड से लेके ब्लू तक जा सकते हैं, तो हमने फिक्स कर दिया। इसका मतलब जो लोहे का पार्टिकल वाइब्रेट कर सकता है अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो कहां से कहां तक कर सकता है? रेड के जोन से, एनर्जी जोन से लेके ब्लू के एनर्जी जोन तक वो वाइब्रेट कर सकता है। तो ये तो संभव है, लेकिन अगर सारा वेवलेंथ आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारा वेवलेंथ आप इमिट करते हैं, का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो ये मीन पोजीशन से वाइब्रेशन है ये इनफाइनाइट है, आप कहीं तक भी जा सकते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, कहीं तक भी जा सकते हैं इमिट करने के लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बॉडी। तो एक सबसेट ऑफ ब्लैक बॉडी है हॉट बॉडी, तो वी कैन स्टडी द हॉट बॉडी। अब देखिए बहुत ध्यान से, जब आप हॉट बॉडी को पढ़ रहे थे, जैसे भी आपने आयरन को पढ़ा है, तो अलग अलग कलर का वेवलेंथ आपको निकलता हुआ दिख रहा है सर। अच्छा, अलग अलग वेवलेंथ कैसे निकल रहा है सेम मटेरियल में से? अगर ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिर्फ वेव नेचर को फॉलो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स, तो भैया एक ही कोई निकलता कलर, लेकिन यहाँ पे 4 अलग अलग कलर निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इस तरह से ये एनर्जी लेवल मान लीजिए एटम के अंदर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। अब बताइए ये सारे एनर्जी गैप अलग अलग होते हैं। तो पहला यहां से यहां ट्रांजिशन हुआ होगा मे बी, तो यहाँ पे डल रेड कलर का जब वापस आएगा, देखो हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी, यहां से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ पहुंच गया, फिर इसको याद आया कि हम तो अनस्टेबल हो गए, तो वापस आएगा। तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके गया था वही ठीक वेवलेंथ एमिट करके यहाँ आएगा, तो आपको यही वेवलेंथ दिखता है। फिर यहाँ पर कोई अलग वेवलेंथ, फिर यहाँ पे कोई अलग वेवलेंथ। तो ये तो सर पार्टिकल होगा तब नहीं अलग अलग एनर्जी लेवल पे जा सकता है। अगर वेव होता तब तो इसकी फिक्स होती सारा कुछ। आपने कहा ठीक है सर, और बढ़िया समझते हैं आराम आराम से। आपने कहा सर ये तो समझ में आया कि हॉट बॉडी एक्चुअल में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती है, तो हम लोग को हॉट बॉडी से ही डिस्क्राइब करना है। अच्छा एक बात बताइए, सूरज को छोड़िए, पहले एक समझने के लिए एग्जांपल लीजिए कि जो रेनबो होता है, रेनबो के अंदर कितने कलर होते हैं। व्हाट आई एम आस्किंग कि रेनबो के अंदर 7 कलर होते हैं, ऐसा किताब में थ्योरेटिकली लिखा गया है, बट उसके अंदर दिखता आपको वो कैसा है। कोई कहेगा सर हल्का हल्का ज्यादातर ग्रीन रहता है, थोड़ा सा रेड रहता है। इसका मतलब होते तो वहां 7 कलर हैं, साइंस ने इस बात को प्रूफ किया है, बट कितने ऐसे कलर हैं जिनको आप देख पाते हो प्रीडोमिनेंटली, तो आपका जवाब होगा सर 1 या 2 कलर, है ना। तो जो सबसे ज्यादा दिखता है कलर, उसी को हम बोलते हैं डोमिनेटिंग वेवलेंथ, डोमिनेटिंग वेवलेंथ। और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स होता है। जैसे ये जो आयरन था, ये और भी कई सारे वेवलेंथ निकाल रहा होगा, लेकिन जिस समय ये डल रेड दिख रहा था, इस समय डल रेड इसका डोमिनेटिंग वेवलेंथ था। फिर डीप रेड हुआ, तो डीप रेड में उस समय इसका जो डोमिनेटिंग वेवलेंथ था वो एकदम रेड के जोन में था, 7500 एंगस्ट्रॉम के आसपास। फिर व्हाइट हुआ, उस समय डोमिनेटिंग वेवलेंथ व्हाइट के रेंज में था, एंड देन ब्लू के रेंज में था। अच्छा मजा सर थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, बट कोई बात नहीं आएगा। हमने आपको बोला कि एक चीज को हम प्लॉट करें, रेडियंस और इंटेंसिटी कह सकते हैं आप, इंटेंसिटी, और आप कह सकते हैं एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया। अच्छा सर, अब आप बताइए कि हम अगर इसको प्लॉट करें इंटेंसिटी को और इधर रखें हम वेवलेंथ को, तो ये जो कर्व आएगा वो हर टेम्परेचर पे, हर जगह पे आपको ये इस तरह का कर्व दिखेगा सर। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल दिखेगा, कहीं क्यों नहीं दिखेगा। तो बताइए कि क्या यहां से लेके यहां तक में सारे वेवलेंथ है? बिल्कुल है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है यही उस टेम्परेचर का, मान लीजिए कि यहाँ पर टेम्परेचर T1 था, बहुत ध्यान से देखिए, तो यहां अगर उस बॉडी का टेम्परेचर T1 था, उस समय वो डल रेड शो कर रहा था, तो ये पॉइंट किसका हो जाएगा? डल रेड का। अच्छा सर, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, गौर करिए, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद आपको ये वाला कर्व मिला, और आपने कहा कि ये T2 टेम्परेचर पे था। अब मुझे आप खुद बताएं कि क्या यहां पर पीक वेवलेंथ कहां रहा है? यहां रहा है, मतलब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है लेकिन वेवलेंथ पीछे शिफ्ट कर गया। तो होना भी तो यही चाहिए था ना, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा ना मेरे बच्चों। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है लेमडा पीछे शिफ्ट कर रहा है, तो ये तो हमको पता ही है, पहले से पता है, फोटोन के जुगाड़ से तरीके से पता है। लेकिन चूंकि अलग अलग वेवलेंथ मिल रहे हैं, तो ये श्योर हो रहा है कि यहाँ पर जो वेव है वो अपना पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। वेव नेचर शो करता तो किसी एक कलर का वेव होता है, एक ही लेमडा मिलता आपको, लेकिन यहाँ तो रेंज ऑफ लेमडा है। ये पॉइंट भी देखिए एक लेमडा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट हाँ ये भी कर रहा है रिप्रेजेंट, ये वाला पॉइंट ये भी कर रहा है रिप्रेजेंट। इसी तरह इस कर्व में सारे पॉइंट एक एक लेमडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये वाला कौन सा लेमडा है जहां पर पीक आ रहा है? इसी को हम कहते हैं लेमडा मैक्स। इसी का नाम मैं रख रहा हूं डोमिनेटिंग वेवलेंथ। दिस इज कॉल्ड डोमिनेटिंग वेवलेंथ। अच्छा सर, बढ़िया है सर। इसका मतलब यहां पर T2 ग्रेटर देन T1 है, टेम्परेचर हमने बढ़ाया था, तो देखिए वेवलेंथ शिफ्ट कर गया। यानी कि अगर मैं इसको कहूं लेमडा मैक्स 1 और इसमें को मैं कहूं लेमडा मैक्स 2, तो यहां पर क्या हुआ है सर कि लेमडा मैक्स 1 जो था वो बड़ा है लेमडा मैक्स 2 से। इसका मतलब एनर्जी में कौन बड़ा है? एनर्जी में लेमडा मैक्स 2 बड़ा है। जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, जो वेवलेंथ था वो कहां शिफ्ट किया, आगे कि पीछे? तो आप कहेंगे सर पीछे शिफ्ट कर गया है।
बहुत अच्छा, आराम आराम से। इज दिस लॉ अप्लाइड टू एवरी फिजिकल बॉडी विच इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स? आंसर इज नो, इट इज ओनली अप्लाइड फॉर अ हॉट बॉडी विच इज अ सबसेट ऑफ ब्लैक बॉडी। मीन्स हॉट बॉडी को हम कह सकते हैं पार्शियल ब्लैक बॉडी। हर पार्शियल ब्लैक बॉडी पे आप ये वाला लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं। एक आदमी था, ये सब देख रहा था और उसने कहा कि हम सर इस पे रिसर्च करेंगे। हम लोगों ने कहा करो भाई, मजाक कर रहा हूँ, हम थोड़ी थे उस समय। खैर, तो आपने कहा ठीक है मैं मिटा रहा हूं इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा कि एक आयरन सिंगल सिंगल मटेरियल अलग अलग वेवलेंथ कैसे मीट कर पा रहा है, क्योंकि वहां पर वेव पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, वहां पर आप वेव नेचर को शो नहीं कर रहे हैं। आपने कहा सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। दूसरी बात मैंने कही, किसी एक समय पर सिर्फ एक ही वेवलेंथ ऐसा हो सकता है जो डोमिनेटिंग हो। बहुत सारे वेवलेंथ होंगे लेकिन उसमें से प्रमुख वेवलेंथ एक ही होगा। हीरो बहुत सारे हैं, सलमान खान एक ही है ना भाई। आपने कहा अच्छी बात, समझ में तो आ रहा है। जैसे एक आदमी आया जिसने इस चीज को बहुत ही प्यार से अध्ययन किया और एक लॉ बना, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ब्लैक बॉडीज, ये ब्लैक बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल है, और पार्शियल ब्लैक बॉडीज जिनको हमने एक नया नाम दिया है, वी कॉल इट हॉट बॉडीज, कि जितने भी हॉट बॉडीज हैं जो कई सारे वेवलेंथ को एमिट या एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उन पर ये लॉ लगता है। आपने कहा ठीक बात है, ये लॉ है क्या सर? ये कहता है कि डोमिनेटिंग वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बड़ा साधारण सा है, अभी पढ़ लिया हमने, बाद में दिखा रहा हूं कि लैम्डा मैक्स जो है डोमिनेटिंग वेवलेंथ है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। वेवलेंथ जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम, या टेम्परेचर जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम। आपने कहा ठीक बात, बहुत सुंदर बात। इसलिए लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टी, जहां पर बी को कहा जाता है वीन्स कांस्टेंट। दिस इज वीन्स कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ बी इज 2.898 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर केल्विन। आपने कहा ये भी ठीक है, 2.898 10 टू द पावर 3 मीटर केल्विन, ये कांस्टेंट की वैल्यू है जो आपको आ गई है। आपने कहा सर अच्छी बात है, इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, चलिए यहां से आगे चलते हैं। और हम लोग यहाँ पे बहुत ही आराम से देख रहे थे कि सर आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अब एक बार और मैं समझाता हूं और आपको अब की बार समझ में आ जाना चाहिए। इस एक्सिस पे मैं इंटेंसिटी को रख रहा हूं। इंटेंसिटी को रेमिटेंस भी कहते हैं, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया भी कहते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। यहां से जब ये वाला वेवलेंथ है, ये वाला कर्व आप देख रहे हैं, टेम्परेचर T1 पे था। आपने कहा ठीक है सर, ये वाला वेवलेंथ ये एक्सपेरिमेंटली बनता है, ये टेम्परेचर T2 पे था। ये वाला वेवलेंथ देखिए आप, तो टेम्परेचर T3 पे। बहुत ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर मैं कह रहा हूं आपको T3 सबसे बड़ा है, देन T2, देन T1, इस एक्सिस पे लैम्डा है। तो किसी भी टेम्परेचर पे देखिए एक हॉट बॉडी या जो पार्शियल ब्लैक बॉडी है वो सारे वेवलेंथ एमिट कर रहा है भाई, लेकिन दिखेगा आपको कौन से कलर का? इस कलर का। यहाँ पर दिखेगा इस कलर का और यहाँ पर दिखेगा इस कलर का। तो आप क्या देख पा रहे हैं सर? अगर आप यहाँ देखें इसका, यहाँ देखें इसका और यहाँ देखें इसका, तो देखो वेवलेंथ पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसको बोल दूं कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक रीजन बना दें और उस रीजन का नाम रख दें विबग्योर, तो देखिए इस वाले टेम्परेचर पे जो डोमिनेटिंग वेवलेंथ था येलो था, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ग्रीन, ब्लू ग्रीन की तरफ आ गया, और बढ़ाया तो इंडिगो की तरफ आ गया। तो आपने कहा सर हाँ बहुत सही बात है। ठीक है, मैं इस पर आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें। और यहां पर चलिए, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ अच्छा, ये हो गया पार्शियल ब्लैक बॉडी, हॉट बॉडी, लैम्डा मैक्स। ठीक है, हाँ ये वाला कांस्टेंट का वैल्यू याद रखिएगा, 2.898 इंटू 2.898 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर केल्विन। बीच बीच में कुछ कुछ मैसेज वैसे आ जाता है, आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। ये बात फील हुई आपको? यस सर। नहीं हुई, मैं आखिरी प्रयास कर रहा हूं।
आपने सन को देखा है? यस सर देखा है। सन किस कलर का दिखता है? तो सन दिखता है सर हमको ज्यादातर रेडिश येलो या येलो कलर का। इसका मतलब कि रेडिश येलो या येलो कलर का जो है यहाँ पर वेवलेंथ है, यहाँ पर वेवलेंथ है। इसका मतलब सन बहुत ज्यादा, मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि इनफाइनाइटली हॉट है। इसका मतलब सन का, और एक चार्ट बना के रखते हैं हम लोग, तो उसका सन का भी टेम्परेचर हम धरती पे बैठे हुए बता सकते हैं। अगर उस चार्ट में ये लिख दिया जाए कि अगर किसी का डोमिनेटिंग वेवलेंथ, सूरज कैसा दिख रहा था रेडिश येलो, इस समय उसका वेवलेंथ 5500 डिग्री के आसपास होता है, बिल्कुल होता है, गूगल कर लें। तो भैया वहीं से हमको पता चल गया कि अच्छा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, जो मेन वेवलेंथ है डोमिनेटिंग लैम्डा मैक्स, कितने वेवलेंथ निकल रहे थे? बहुत सारे निकल रहे थे, बट उसमें से डोमिनेटिंग सिर्फ यही था। टेम्परेचर बढ़ाया, डोमिनेटिंग वेवलेंथ पीछे, फिर और टेम्परेचर बढ़ाया T3, डोमिनेटिंग वेवलेंथ और पीछे, और टेम्परेचर बढ़ाओगे डोमिनेटिंग वेवलेंथ और पीछे। तो जब आप सारे वेवलेंथ को मैच करोगे तो एक ऐसा कर्व बन जाएगा, एक ऐसा कर्व बनेगा, एकदम ऐसा स्लैंटिंग कर्व। ऐसे यहाँ पे फिर टेम्परेचर बढ़ाया और पीछे और पीछे और पीछे, ऐसे करके चलते जाओ। आपने कहा ठीक है। तो ये हमारा काम अभी विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ को समझना नहीं था। याद रखिएगा ये 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। खैर, हमारा मेन पर्पस था ये समझना कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे फेनोमेना क्यों हुए। ये फेनोमेना इसलिए हुए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर पार्टिकल कैरेक्टर होता है, दे कैन बिहेव एज पार्टिकल्स आल्सो, और इफ दे आर नॉट बिहेविंग एज पार्टिकल, हाउ कैन अ सिंगल पार्टिकल कैन शो दिस मच ऑफ ट्रांजिशन। एक ही मैटर से इतने सारे वेवलेंथ कैसे निकल सकते हैं? क्योंकि यहां से लेके यहां तक देखो कितने सारे वेवलेंथ है, इसमें से डोमिनेटिंग सिर्फ ये है। यहां से यहां तक देखिए सारे वेवलेंथ हैं, लेकिन डोमिनेटिंग सिर्फ ये है। तो आपने कहा ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, उतने ही समझने का आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत जरूरी हम लोग को पढ़ना है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी, वेयर बी इज वीन्स कांस्टेंट, वेयर बी इज वीन्स कांस्टेंट। आपने कहा ठीक है सर, कभी न्यूमेरिकल आ सकता है क्या? नहीं, मैं गारंटी ले सकता हूँ नीट में नहीं आएगा। आपने कहा ठीक, बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वो थर्ड चीज जो ये साबित करती है, इसी को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। दो तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक को कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, और एक को कहते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो आपने कहा हाँ सर, ये सब तो सुनी हुई चीजें लग रही हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन याद रखिएगा कि इन में से हमको जो पढ़ना है वो एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ना है, और इसके अंदर कई सारे सीरीज आते हैं। एक का नाम है लाइमन सीरीज, एक का नाम है बाल्मर बाल्मर सीरीज, एक का नाम है पाश्चन, PASCHEN पाश्चन सीरीज, एक का नाम है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, देन पी फंड सीरीज, पी फंड पढ़ते हैं, पी फंड सीरीज, एंड देन सिक्स सीरीज इज हम्फ्री सीरीज। तो आप कहेंगे सर इतना सारा सीरीज क्या है ये? देखो, अब इन सारे सीरीज के अंदर हम लोग देखेंगे चीजों को, बट उसके लिए आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। जैसे आपको रेडियस निकालने आना चाहिए एटम के ऑर्बिट का, आपको एनर्जी निकालने आनी चाहिए, क्योंकि इन सभी वेवलेंथ की जो सीरीज है, कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ है, ये सारे कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ है, इनमें से सिर्फ यही सीरीज है जो किस रीजन में लाई करता है, विजिबल रीजन। इसके अलावा अन्य कोई भी आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा। तो इसके बारे में तो एनालिसिस पहले ही हो गया, लेकिन बाकी अन्य किसी भी सीरीज को आप नहीं पढ़ सकते हैं टिल वी स्टडी द मोस्ट फेमस मॉडल, वी कैन से बोर्स मॉडल। तो आपने कहा सर बात तो ठीक कह रहे हो आप, इतना तो हम लोग को ही पता है, हाँ या ना? तो देखो, हम लोग को तीन चीजें पढ़नी थी एस्टेब्लिश करने के लिए पार्टिकल नेचर। वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अनदर इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अनदर इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं अभी? बिकॉज इफ वी वांट टू स्टडी atomic spectra in detail and try to understand it properly, then we have to study the Bohr's model first। आपने कहा सर शुरू करिए फिर। सबसे ध्यान से देखिएगा, ऐसा लेक्चर आपको शायद ही कहीं मिले, बहुत ध्यान से देखिएगा बोर्स मॉडल। आपने कहा ठीक है सर दिखाइए, जल्दी जल्दी दिखाइए। आपने कहा ठीक।
आगे बढ़ते हैं। तो ब्रैकेट हम्फ्री सब आप लोग देख लेंगे। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल स्टिल डेट अबाउट एटम्स। आज भी जब भी बात होती है ट्रेजेक्टरी की, किसकी ट्रेजेक्टरी की, सैटेलाइट वगैरह जब हम थ्रो करते हैं यूनिवर्स में, तो आज भी बोर्स मॉडल हमारे बहुत काम आता है। खैर देखते हैं पहले बोर्स मॉडल के अंदर कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। पॉस्टुलेट्स का मतलब द प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव सम अनदर स्टेटमेंट इज कॉल्ड पॉस्टुलेट्स। ऐसे कुछ पॉइंट्स जो ऑलरेडी प्रूवन है और दूसरे बातों को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। आपने कहा ठीक है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई। तो आपको समझना होगा कि ये बात जो इसने कही है उसका मतलब क्या है। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कर दीजिए, सिंगल न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में करता है और उसके बीचों बीच एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई होता है। तो ये हम लोग को बोर्स ने पहले ही रदरफोर्ड ने पहले ही बता दिया था। अभी बस इस बात को इसने लिख लिया है। तो आपने कहा ठीक है लिख लो, सही तो कह रहे हो, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में आगे जाके पंगा फंसेगा, बट अभी तो इसने यही माना कि सर्कुलर ऑर्बिट है। सेकेंड, द एंगुलर मोमेंटम of an electron is the angular momentum of an electron is an integral multiple of h by 2 पाई, जिसको कि हम h क्रॉस भी लिखते हैं, h क्रॉस। अच्छा, मतलब सर कि एम भी आर, देखो यहां देखो वेलोसिटी है v, ये डिस्टेंस है r, और मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का मास है m, तो जो एम भी आर है वो इसका एंगुलर वेलोसिटी है। उन्होंने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा h बाई 2 पाई के। तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, एन एच बाई 2 पाई। याद रखिएगा, इसी बात का मैथमेटिकल प्रूफ बोर्ड साहब नहीं दे पाए थे, जिसके कारण बाद में उनका मॉडल फेल हो गया था। आराम आराम से देखिए, अभी थोड़ी देर बाद ये पूरी तरह समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट, एक हम लोगों ने बात किया था डेथ ऑर्बिट का, डेथ स्पाइरल का। याद करिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर इसके न्यूक्लियस के चारों ओर घूमे और अपना एनर्जी डिसिपेट करे तो 1/बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड में आकर के टकरा जाएगा, डेथ स्पाइरल। उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने सिरे से खारिज किया और उन्होंने लिखा, यहां पर उन्होंने पोस्टुलेट में कहा कि द इलेक्ट्रॉन्स विल dissipate no energy as far as they are revolving in their नेचुरल ऑर्बिट्स। कि नेचर ने उनको जो ऑर्बिट असाइन किया है, जब तक वो उसमें घूम रहे हैं, दे विल डिसिपेट नो एनर्जी, वो किसी भी तरह के एनर्जी का लॉस नहीं करेंगे। हाँ, अगर अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना होगा तो उनको एनर्जी लेकर के जाना होगा, वापस आना होगा तो एनर्जी रिलीज करके आना होगा, यानी कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन कर सकते हैं, बट जब तक वो अपने ऑर्बिट में घूमेंगे तब तक कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं करेंगे। और इसीलिए इस तरह के जो ऑर्बिट्स हैं, नेचुरल ऑर्बिट्स, उनको कहा गया, उनके द्वारा एक नया नाम दिया गया, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। कई बच्चे जो भी 11th में होंगे उनको लगता है सर स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में स्टेशनरी हो गया है। नहीं भाई, स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है कि उस ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा उसका एनर्जी स्टेशनरी रहेगा, मींस इट विल डिसिपेट नो एनर्जी। आपने कहा सुंदर बात है, कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? नो सर। अब हम लोग इन तीनों चीजों की मदद से काफी कुछ अभी यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली। तो आपने कहा ठीक है सर, मैं आगे से लिखता जाऊं फिर पीछे मिटाऊं, इससे अच्छा है मैं इसको मिटाऊंगा और फिर मैं दोबारा से सारी चीजों को जो भी मैं प्रूफ करना चाहता हूं उसको लेके आगे बढ़ूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा
MBr इजिकल टू NH/2 जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है NH क्रॉस, क्योंकि H/2 को H क्रॉस लिखा जा सकता है। आपने कहा ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए अब पढ़ते हैं एक्चुअल बोर्स मॉडल। दो चीजें हैं जो प्रमुखता से आपको निकाल के अभी पढ़ लेनी चाहिए, बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग को रेडियस के बारे में जानना होगा कि क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं सर। देखिए क्या कह रहा हूं मैं। हाँ, फर्स्ट जो प्रूफ है वो है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब सर वो हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर देख लीजिएगा जाके, हमने वहाँ स्क्रीनिंग फोर्स पढ़ा है। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपस में ही इंटरेक्शन शुरू कर देंगे, इसलिए द होल बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखिए क्या बात कर रहा हूं मैं, जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होगा, हाइड्रोजन तो है ही, हीलियम लोगे तो हीलियम प्लस लेना पड़ेगा, लिथियम लोगे तो 2 प्लस लेना पड़ेगा, बेरिलियम लोगे तो 3 प्लस लेना पड़ेगा, सो ऑन सो फोर्थ, इन सब पे लगेगा। लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, एक, ताकि उस इंटरेक्शन को आप न्यूटोनियन फिजिक्स की मदद से देख सकें। क्या बात कर रहे हो सर, बताता हूं। यहां पर मान लीजिए कि आपका एक एटम है, आपने कहा बिल्कुल है सर, और इसके यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और यहाँ एक r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन इस तरह की टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। आपने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर फोर्स इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं, तो F कूलम्बिक प्लस F सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा होगा कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस। अच्छी बात है सर। क्या बताइए, क्या यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लीनियर, क्या राइट या लेफ्ट, ऊपर या नीचे, किधर भी मूव कर पा रहा है? नहीं, वो तो एक न्यूक्लियस से बंधा है और अपनी ही जगह पे घूम रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये वाला टर्म हो गया जीरो। अच्छा, कूलम्बिक फोर्स क्या होगा सर, आप कहेंगे कि के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, प्लस जेडई, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, माइनस ई, तो आप कहेंगे के जेड ई माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर। सुंदर बात है। और कूलम्बिक फोर्स क्या होता है सर, कूलम्बिक फोर्स होता है mb स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा सर, इसका मतलब माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाय आर विथ अ माइनस। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर निकल गया। आपने कहा ठीक है, इसका मतलब कि v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। आप मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आइए फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट, बोर साहब के पोस्टुलेट से वी नो, हमें पता है, क्या पता है सर, कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। आपने कहा ठीक है, इसका मतलब है कि आप अगर देखें तो यहां से v की वैल्यू क्या आएगी, एन एच बाय 2 पाई m r। अच्छा, इससे आगे बढ़े तो हम लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अच्छा, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन कहां से लाया हमने, फोर्स इक्विलिब्रियम को बैलेंस करके। दूसरा इक्वेशन कहां से लाया हमने, बोर के पोस्टुलेट की मदद से। इसी बात का बस प्रूफ हमारे पास नहीं था, वहीं बोर साहब फंस गए, वहीं उनके मॉडल का लिमिटेशन आ गया। आपने कहा ठीक है, बट अभी हमको क्या करना है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करिए इक्वेट। जब आप इक्वेट करेंगे तो हमको आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए एम आर से एम स्क्वायर आर स्क्वायर एम आर टाइम में कटेगा। आपने कहा अच्छी बात है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एक ही आर बचा है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा गौर से देखिएगा। आर की वैल्यू ये ऊपर आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय
4 पाई स्क्वायर mk/ze²। बहुत प्यार से देखिएगा। अच्छा सर, गौर से देखिए, अब क्या क्या वेरी हो सकता है इस फॉर्मूला में। तो आप कहेंगे सर हमको क्या पता, तो हम बता देते हैं आपको। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो एन वेरी कर सकता है। कोई हमसे फर्स्ट ऑर्बिट का पूछेगा रेडियस, कोई सेकंड ऑर्बिट का, कोई थर्ड ऑर्बिट का। एच कांस्टेंट है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है सर। वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। और उसके बाद जेड हमने बोला हाइड्रोजन के लिए भी वैलिड है, और हाइड्रोजन लाइक एटम जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, आप सब पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये वेरिएबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। E² अगेन कांस्टेंट, इसका मतलब सारे कांस्टेंट को हम एक साथ लेके आए तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू h² डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर mk/E², और बगल में क्या बच जाएगा? n² बाई z, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल हो सकते हैं। आपने कहा ठीक है। इसका मतलब नाउ यहां पर मैं लिख रहा हूं जनरलाइजिंग द फॉर्मूला। अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं फॉर्मूला हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। फॉर्मूला तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और इसके लिए लिखेंगे h² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर mk/E², और n² बाई z बगल में यहां लिख देंगे। और आप कहेंगे कि सर बहुत ही सुंदर बात है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सारी वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे, सारी वैल्यूज को, तब ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा 0 पॉइंट, ये सारा कांस्टेंट मिलकर के आएगा 0.529 इंटू n² बाई जेड। लेकिन यूनिट में लेना पड़ेगा एंगस्ट्रॉम, क्योंकि यहाँ 10⁻⁻10 मीटर आ रहा होगा। या चलिए मैं लिख ही देता हूँ। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो आएगी 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n² बाई जेड, और यहाँ आएगा मीटर यूनिट में। तो आपने कहा सर आप घर पे डाल के देख लेना, पुट कर लेना। तो Rn की जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0.529 इंटू n² बाई जेड, और आंसर सदैव आपका रहेगा किसमें? एंगस्ट्रॉम में। इसी को अब देखिए, यहाँ अगर मान लीजिए कि फॉर हाइड्रोजन, अगर मैं बोलूं फॉर हाइड्रोजन द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, इसका नाम ही पड़ गया बोर्स ऑर्बिट, तो आप कहेंगे कि Rn इज इक्वल टू 0.529, n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट का पूछ रहा है तो 1 का स्क्वायर अपॉन z, हाइड्रोजन के लिए क्या होता है 1। इसका मतलब 0.529 जो है, जिसको आप 0.529 एंगस्ट्रॉम लिखिए या 0.53 एंगस्ट्रॉम लिखिए, दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। इसको A0 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। Here I completed my lecture. No, not the whole lecture, but this part of the डेरिवेशन। यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि ये सारे एसआई यूनिट्स में है, तो जब हम ये सारी वैल्यूज डालेंगे तो सारे एसआई यूनिट में आएंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह का एक कांस्टेंट देखेंगे जिसको हम फाइनली एंगस्ट्रॉम में लिख लेते हैं, क्योंकि छोटी वैल्यूज है भाई। एटम का रेडियाई आपको हमेशा एंगस्ट्रॉम में ही निकालना है, मिलता ही उसी में है। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड बात कि अगर आप देखें कि सर हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स की भी बात कर रहे हैं, तो हमने हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का निकाल लिया, सेकंड ऑर्बिट का पूछेगा तो क्या होगा? यहाँ 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, क्योंकि जेड तो हमेशा 1 रहने वाला है। लिथियम पूछेगा तो n भी पुट करिएगा, जेड भी पुट करिएगा। एंड हमेशा याद रखिएगा द जनरल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एनी हाइड्रोजन लाइक एटम और हाइड्रोजन एटम इज n² h² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर mk/ze²। I am repeating this so that you can memorize it. The radius of nth orbit of any hydrogen like atom means for a single electron system, the radius of nth orbit will be equal to n² h² divided by 4 pi square mk/ze²। when we put all the values of all the constant, like जैसे मैं k की वैल्यू पुट करूंगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा 6.626 इंटू 10⁻34, जैसे मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करूंगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, सारे वैल्यूज को मिला के यू विल गेट दिस आंसर। आपने कहा सर बात तो ठीक ही कह रहे हो आप। चलिए तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, बढ़
सकते और हैं? आपने कहा हाँ सर। चलिए, तो अब हम रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकाल लिए बोर्स मॉडल की मदद से। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू फाइंड द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी पढ़ें तो ऐसा पढ़ें कि फिर उससे बीच में से भी कोई क्वेश्चन आए। जैसे मान लीजिए आपसे ये वैल्यू ना पूछ करके डायरेक्ट पूछ दिया कि व्हाट इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया n की वैल्यू 1 ले लेंगे, z की वैल्यू 1 ले लेंगे, लेकिन n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर में जितने भी m के जेड स्क्वायर में जितने भी बाकी थे वो एज इट इज रहेंगे। चलिए जरा सा आइए जरा एनर्जी का खेल देखते हैं। सेकेंड, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट की जितनी एनर्जी है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसकी भी उतनी ही एनर्जी होगी। ये तो आप समझ रहे हैं ना, तभी ना वो स्टेशनरी ऑर्बिट है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को डिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप इस सिस्टम की टोटल एनर्जी को देखें या दुनिया की किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी को देखें जहां एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरह से घूम रहा होगा, आपने कहा ठीक है सर। दो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होंगे आपस में स्क्रीनिंग फोर्स वगैरह लगाना शुरू करेंगे तो उनका मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करना संभव नहीं होता है। आपने कहा ठीक है, लेकिन यहां पर बताइए हमको कि टोटल एनर्जी अगर मैं बोलूं तो आप कहेंगे कि ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो हम सम निकाल ही नहीं पाते, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर और इसको पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं के जेड ई इंटू माइनस ई अपॉन आर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। आई होप यस 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 बिल्कुल यस, ठीक है, सुंदर बात है। देखिएगा अब देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। के क्यू वन था जेड ई, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है जेड ई, इस पे कितना चार्ज है माइनस ई, तो इस पे चार्ज है माइनस ई, और आपने डिस्टेंस कितना है इसका आर हम मान के रखे हुए हैं। ठीक है, सुंदर बात। इसका मतलब कि अगर हम इसको लिखें तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, दिस विल बी द एक्सप्रेशन। इसको लिखिए इक्वेशन 1। अब देखिए यहां पर के जेड ई स्क्वायर के टर्म है, यहाँ एम बी स्क्वायर के टर्म है, तो वी कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट जब तक इन दोनों की जाति सेम नहीं होगी। गधे में से कुत्ते को नहीं घटा सकते या जोड़ सकते। आपने कहा हाँ सर। इसका मतलब आप याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले एक एक्सप्रेशन आया था। कौन सा एक्सप्रेशन सर? वी नो, अभी वी नो फ्रॉम द प्रीवियस प्रूफ में जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स लगाए थे तो क्या हुआ था, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर आया था, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। याद करिए दिस इज एफ कूलम्बिक, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर बात। अच्छा, इसका मतलब आर से आर कटेगा यहाँ पर, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा सर, लेकिन यहाँ हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हाफ एम बी स्क्वायर की, तो हम क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ। आप दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल बी गेटिंग हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। आपने कहा सुंदर बात, मजा ही आ गया। इसका मतलब कि इस टर्म को ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैं यहां लिख रहा हूं कि आप पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अब कैसा दिखेगा, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या टोटल एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, क्योंकि ऑर्बिट की जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो उसमें घूम रहा है उसकी भी उतनी ही एनर्जी होगी। आपने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसको लिखेंगे के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। देख लीजिए प्लस माइनस माइनस हो गया। आपने कहा ठीक, यहां तक समझने में आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं है। सुंदर बात है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आपको पता है कि क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर माइनस 2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना आर, तो 2r, कितना आर, तो आपने कहा कि सर 2r। अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया है।
इसका मतलब जो एनर्जी आएगी, खैर ये तो दोनों डायरेक्ट ही घट जाएगा भाई, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं -kZe² अपॉन आर, -kZe² अपॉन आर लिख सकते हैं सर? नहीं लिख सकते हैं क्या? अच्छा, तो चलिए मैं करके ही दिखाता हूं यहाँ पर, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में हो जाएगा 2k, सॉरी, kZe² -2kZe² अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर और 2r का क्या हो जाएगा सर, 2r, आर और 2r का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2r। इसका मतलब कि ऊपर में हो जाएगा -kZe² अपॉन 2r एंड दैट विल बी द टोटल एनर्जी। अच्छा, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है सर। इसका मतलब कि जो एटम की टोटल एनर्जी होती है, अब देखिए एटम का पोटेंशियल एनर्जी क्या था, -kZe² अपॉन आर, तो आप लिख सकते हैं कि इतना को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे सर ये पूरा माइनस के साथ, माइनस के साथ, माइनस छूट ना जाए, माइनस के साथ, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। इसका मतलब TE इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, टोटल एनर्जी हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिट की या उस ऑर्बिट में घूम रहे किसी भी इलेक्ट्रॉन की। बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आराम आराम से। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन अब हमारे पास है विच इज -kZe² अपॉन 2r। अब आपके ऊपर है सर कि आप इसको आगे कैसे प्रोसीड करवाते हैं। आप दोनों चीज पुट कर सकते हैं, आर एन की जगह n² डिवाइडेड बाय 4π² mk Ze² भी आप पुट कर सकते हैं, और आर एन की जगह आप 0.529 इंटू 10 इंटू n² भी पुट कर सकते हैं। देख लीजिए इसको मैंने ऐसा यूनिट में चेंज कर दिया है, ये दोनों ही तो आर की वैल्यू है ना सर। आपने कहा ठीक है सर। इसका मतलब टोटल एनर्जी ई एन मीन्स वी आर जनरलाइजिंग द फॉर्मूला अगेन, आपने कहा ठीक है, और इसके जगह लगा दीजिए -kZe² अपॉन 2, और आर की जगह आप क्या लिखना चाहते हैं दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू यू। दोनों में से जो चाहे लिख डालिए, दोनों में से जो चाहे लिख डालिए। आपने कहा सर जब इतना मेहनत कर ही दिए हैं तो यही जनरल वाला ही डाल दीजिए, आपने कहा ठीक है। चलिए तो हो जाएगा n² और जो डिवाइडेड में था 4π² ऊपर चला जाएगा 4π² mk Ze², आपने कहा ठीक है। En एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कुछ कटने वटने वाला है तो आप कहेंगे नहीं, माइनस ये 2 से 2 टाइम्स कटेगा और कोई h तो ऊपर में ही है, ठीक है, तो आपने कहा -2kZ² e⁴ mk बचेगा। अच्छा सर इतना चीज बच गया, और एक π² भी बच रहा है डिवाइडेड बाय n²h²। फिर से वही कहानी जो हमने दोहराई थी एक बार पुनः। 2 कांस्टेंट है, कूलम्बिक कांस्टेंट 9 इंटू 10⁹ कांस्टेंट है, n देखो ये सॉरी जेड वेरी कर सकता है, चार्ज e⁴ आ रहा है, मतलब ये भी कांस्टेंट है 1.602 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, k कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻�9, ये हो गया k, तो k को k² कर दीजिए यहीं पर एक ही जगह, सुंदर लगेगा देखने में, आपने कहा ठीक है। और π² तो कांस्टेंट बचपन से है बेचारा, n वेरी कर सकता है, किसी भी ऑर्बिट का पूछा आ सकता है, h²। अच्छा ठीक है, सबको समेटिए सर अब, तो En इज इक्वल टू हो जाएगा -2 k² m π² और यहाँ पर क्या हो जाएगा e⁴ डिवाइडेड बाय h², और इधर पे लेके आ जाए हम Z² अपॉन n² को। अच्छा सर, और इसका आंसर ऑब्वियसली आएगा किस में, जूल पर एटम में, क्योंकि एटम क्यों लिख रहे हो सर, क्योंकि एक ही ऑर्बिट है, एक ही एटम है और एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, क्योंकि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो बोर्स मॉडल लगभग नहीं करेगा। आपने कहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, जूल पर ऑर्बिट होगा। हाँ सर, तो जितने ऑर्बिट उतने ही तो एटम, एक ही ऑर्बिट का एक बार में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर जूल पर एटम में आता है। आपने कहा ठीक है, इन सबको जब आप कांस्टेंट को फिल करोगे तो En इज इक्वल टू आएगा -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू Z² अपॉन n² जूल पर एटम। अच्छा,
आपको यह भी पता है कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ सर, तो इतना जूल को कन्वर्ट करेंगे तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी एक फॉर्मूला है। और आपको पता होगा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 8.314 जूल होता है। आपने कहा ये भी सर ठीक है, सुने हुए तो है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू शायद यही होता होगा, या 4.314 जूल होता है। आपने कहा सर ठीक बात है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, याद नहीं है एग्जैक्टली तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप देख लीजिएगा गूगल पे। फॉर्मूला जो होता है वो -313.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल में आता है। इस फॉर्मूला का इतना वैल्यू है कि ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वी कैन फाइंड इट इन ऑल 3 फैसेट्स। समझ में आ रहा है आपको? वी कैन फाइंड इट और आई कैन कंफर्म दिस ऑल्सो। मैं कंफर्म कर ही दे रहा हूं, बच्चों को इधर उधर भागना ना पड़े, तो इसलिए मैं कंफर्म कर दे रहा हूं। जूल कैलोरी टू जूल। चलिए, तो कैलोरी टू जूल में हाँ 4.118 यस, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल होता है। तो यहाँ देखिए जूल को आप इजीली कन्वर्ट कर ले जाएंगे किस में, किलो कैलोरी पर मोल में। लेकिन हर जगह ध्यान रखना है, प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान रखिएगा सर, इसी में आपका काम निकल जाएगा। मतलब कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, जबकि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इसी से 99% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आई होप दिस क्लियर्स द होल टॉपिक। ये भी याद रखने लायक बात है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, दिस सिस्टम डिवाइडेड बाय 2 के डायरेक्टली बराबर हो जाती है। आपने कहा अच्छी बात है। चलिए जल्दी से एक बार समराइज कर देते हैं। तो टुडे वी हैव स्टडीड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड the Bohr's model. Why we have studied the Bohr's model? Because if we want to अंडरस्टैंड द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो आपके अंदर बोर्स मॉडल को लेकर के कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, उसके सारे फंडा क्लियर होने चाहिए आपको। तो हमने पढ़ा कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर, और वहां से हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू अगर 1 रखें, यानी फर्स्ट ऑर्बिट जिसको a0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 0.53 एंगस्ट्रॉम आता है आंसर। आपने कहा अच्छी बात है सर। फिर हमने उस रेडियस को लिया और उसको पुट कर दिया एनर्जी वाले फॉर्मूला में, चाहे आप जो भी पुट करें 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू n स्क्वायर बाई z करके, या n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर करके, दोनों ही केसेस में यू विल फाइंड अ ग्रेट फॉर्मूला which is equal to -2.18 into 10⁻⁻18 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। बट इतने से एग्जामिनर का मन नहीं भरता है, वो कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बताओ, तो आप कहेंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। उसको मन नहीं भरेगा, वो बोलेगा किलो कैलोरी पर मोल। देखिए एक एटम की बात नहीं हो रही है, पर मोल के लिए बताओ, तो आप कहेंगे -313.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्या नहीं बदल रहा है? प्रोपोर्शनैलिटी नहीं बदल रही है, कांस्टेंट ना बदल रहा है भाई, डिपेंडेंस देखो। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट n स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल होता है, वहीं एनर्जी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और तब मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी 10⁻11 10⁻13 के ऑर्डर की होती है, यानी कि 1 सेकंड में उतनी बार वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट जाता है। दैट्स व्हाई वी से क्या कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्सेप्ट, इतनी फास्ट वो फ्रीक्वेंसी से घूमता है कि वो उस ऑर्बिटल में, अपने ऑर्बिट में हर समय हर जगह मौजूद होता है, हर समय हर जगह इतना तेज घूमता है वो। आपने कहा ठीक है सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। उससे एक बल मिलता है वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज वीडियो बनाना इज नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।